हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जयराम एजुकेशन। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक सीरीज़ स्टार्ट की थी राजस्थान हिस्ट्री को लेके, तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हम पिछले वीडियो का एक छोटा सा रिकैप रिवाइज कर लेते हैं कि गोहिल राजवंश की अपन ने बात की थी कि 566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना हुई, और ये सब जानकारी हमें सामूली अभिलेख से प्राप्त होती है जो कि राजा शिलादित्य से संबंधित है। साथ ही हमें कुछ और जानकारी प्राप्त होती है जैसे कि जावर माता के मंदिर के बारे में और जावर में चांदी की खदान के बारे में। उसके बाद हमने गोहिल राज्य की टेरिटरीज़ की बात की थी कि कौन कौन सा एरिया गोहिल राज्य के अंदर आता था। तो मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा गोहिल राज्य के अंदर आते थे। उसके बाद हमने बापा रावल की बात की थी जो कि हरित ऋषि के शिष्य थे। उन्होंने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर कब्जा किया और नागदा को अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया। साथ ही नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया और मेवाड़ के राजा अपने आप को एकलिंग जी का दीवान कहते थे। बापा रावल ने सोने के सिक्के चलाए थे और मुस्लिम आर्मी को हरा कर उनके पीछे गजनी तक गए और वहाँ के राजा सलीम को हटाकर अपने भांजे को वहाँ का राजा बनाया। पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी का नाम बापा रावल के नाम से, बापा रावल के कैंपेन की वजह से रखा गया। और सीवी वैद्य ने उनकी तुलना फ्रेंच कमांडर चार्ल्स मार्टेल से की थी। उनका वास्तविक नाम कालभोज या फिर उनका उपाधि एक कालभोज थी। साथ ही में उनकी कुछ और उपाधि थी जैसे कि हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे। हमने अल्लट की बात की जिन्हें आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने आहड़ को अपनी दूसरी कैपिटल बनाया और मेवाड़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चालू किया और आहड़ के अंदर वराह मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की और इन्होंने एक शानेश्वर प्रशस्ति भी लगवाई जिसके अंदर अपनी माता का नाम महालक्ष्मी और अपने बेटे का नाम नरवहन लिखवाया। और जो गोस्तिक थे, हमें ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने वराह मंदिर के लिए दान दिया था। फिर उसके बाद जैत्र सिंह आ जाते हैं। जैत्र सिंह का रूलिंग पीरियड मिडाइवल राजस्थान का गोल्डन एरा था। उन्होंने इल्तुतमिश को हराया और हारने के बाद इल्तुतमिश की सेना वापस जाते वक्त नागदा को लूटा, जिसके कारण जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रावल रतन सिंह के बारे में, रानी पद्मिनी के बारे में और कैसे दिल्ली सल्तनत के बादशाह 7 महीने तक चित्तौड़ के किले का घेराव करके बैठे थे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे रतन सिंह के छोटे भाई कुंभकर्ण की, जिन्होंने नेपाल में जाकर गोहिल वंश की राणा शाखा प्रारंभ की थी। तो देखो क्या होता है कि जो राजा थे जैसे कि रतन सिंह वहाँ के राजा बने सक्सेशन से, मतलब जैसे कि उनके पिता के बाद वो बने। तो वैसे अगर राजा बनते हैं तो रावल की उपाधि अगले राजा तक जाती रहती है, लेकिन जो राजा होता है उसके अलावा जो भी उनके भाई वगैरह होते हैं उनको रावल की उपाधि ना मिलके राणा की उपाधि मिलती है। इस कारण रावल रतन सिंह के छोटे भाई कुंभकर्ण ने नेपाल में जाके राणा शाखा स्टार्ट की गोहिल वंश की। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत छोटा रूलिंग पीरियड था रतन सिंह जी का। इनका मात्र साल भर का रूलिंग पीरियड था जिसमें भी 6 से 7 महीने तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के बाहर बैठे थे। तो 28 जनवरी 1303 को अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए सेना लेकर निकला दिल्ली से। अब इस युद्ध को लेकर बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें एक थोड़ी सी पॉपुलर है, हालांकि वास्तविकता बहुत कम है उस थ्योरी में, पर फिर भी वो थ्योरी थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के अंदर, और वह मलिक मोहम्मद जाय से लिखी गई पद्मावत। अब ये थ्योरी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि शायद इसका एक फ़िक्शनल कैरेक्टर हम सबके सामने लाया गया। तो हम इस थ्योरी के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उससे पहले और भी बहुत सारे रीज़न्स थे जिसकी वजह से अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अटैक किया था, जैसे कि अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति। अलाउद्दीन अपने आप को सिकंदर, जो कि अलेक्जेंडर थे, जैसा महान बनाना चाहता था और वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। दूसरा कि दिल्ली और गुजरात का एक ट्रेड रूट हुआ करता था। उस ट्रेड रूट के बीच में चित्तौड़ एक ऐसा किला था जो कि बहुत हाइट पर था और एक बहुत ही सेफ किला था। और आप कह सकते हैं कि ये उस ट्रेड रूट का टोल टैक्स था। जैसे अपन टोल देते हैं कोई भी रोड के ऊपर, तो ये गुजरात दिल्ली रूट का टोल टैक्स था। तो हुआ ये था कि 1299 के अंदर उलुग खां, जो कि अलाउद्दीन के जनरल थे, सेनापति थे, वो गुजरात जा रहे थे और
मेवाड़ में इस वक्त राजा थे समर सिंह। उन्होंने बोला, भाई किधर, इधर से जाना है तो टोल तो देना पड़ेगा। उलुग खां ने कहा कि अरे मैं अलाउद्दीन का सेनापति हूँ, तुम मुझसे टोल नहीं ले सकते। तो समर सिंह ने उन्हें कहा कि अगली बार अलाउद्दीन आए तो उनको बोल देना टोल लेते हुए आएंगे, क्योंकि यहाँ से तो टोल लगेगा। उसके बाद उलुग खां एक सेना की बहुत छोटी टुकड़ी के साथ वहाँ पे आया था। उसको वहाँ पर टोल देना पड़ा, जो कि कर होता है। उन्होंने उनसे कर लिया और उसके बाद उनको वहाँ से जाने दिया। तो एक राजा की प्रेस्टीज पर एक बात आ गई थी कि उनके मान को ठेस पहुँची थी कि मेरे नाम से भी उन्होंने बिना कर लिए उन्हें जाने नहीं दिया। इसके अलावा मेवाड़ राज्य की शक्तियाँ बढ़ रही थी, जैसे कि आसपास के एरिया में मेवाड़ के राजा अपना परचम लहरा रहे थे, जो कि दिल्ली सल्तनत के लिए एक चिंता का विषय था। और आखिर में आता है रीज़न रानी पद्मिनी का, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की एक कविता पद्मावत, जो कि 1540 में लिखी गई थी। उससे पहले हम रानी पद्मिनी का एक परिचय जान लेते हैं। और रानी पद्मिनी सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप, जो कि श्रीलंका में आज भी सिन्हाला जो कम्युनिटी बोलते हैं अपन, उनके लोग वहाँ पे रहा करते हैं। ये वही सिंहल द्वीप है। तो ये वहाँ की राजकुमारी थी और इनके पिता का नाम गंधर्व सेन तथा इनकी माता का नाम चंपावती था। अब आप लोगों के मन में ये भी थॉट आया होगा कि कहाँ राजस्थान का चित्तौड़, कहाँ नीचे जाके श्रीलंका, कैसे रतन सिंह और पद्मिनी की शादी हुई या कुछ। तो कहानियों के अनुसार रानी पद्मिनी के पास एक तोता हुआ करता था, बोलने वाला तोता, जिसका नाम था हीरामन। हीरामन और रानी पद्मिनी सारे दिन एक दूसरे से बात किया करते थे, बहुत क्लोज थे। ये बात उनके पिता गंधर्व सेन को पसंद नहीं थी, तो उन्होंने उस तोते को मारने के ऑर्डर्स दे दिए। उसके बाद वह तोता वहाँ से उड़ गया। जैसे वह तोता वहाँ से उड़ा तो एक बर्ड कैचर होते हैं जो पक्षी पकड़ने वाले, उन्होंने वो पक्षी उस तोते को पकड़ लिया और एंड में जाके वो तोता अल्टीमेटली रतन सिंह के पास पहुँच गया और रतन सिंह को रानी पद्मिनी की ब्यूटी के बारे में बताया। उसके बाद रतन सिंह उस तोते से रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में सुन के और सिंहल द्वीप पर गए, एक साधारण इंसान की तरह। तोते की मदद से वहाँ पहुँचे और वहाँ पर गंधर्व सेन के सिपाहियों ने रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, महल में ताक झाँक करते हुए, जो कि रतन सिंह रानी पद्मिनी को देखने के लिए कर रहे थे। जैसे उन्होंने रतन सिंह को पकड़ा और राजा के सामने पेश किया, रतन सिंह ने अपने बारे में बताया कि वे मेवाड़ के राजा हैं और यहाँ उनकी बेटी रानी पद्मिनी से शादी करने आए हैं। यह सुन के गंधर्व सेन ने उनका स्वागत किया, अपनी बेटी राजकुमारी पद्मिनी की शादी रतन सिंह से कर दी। अब आते हैं कहानी के एक और कैरेक्टर राघव चेतन पे, जो कि दरबार के ब्राह्मण थे, पर रतन सिंह ने उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया था और वो अलाउद्दीन के दरबार में जाके रानी पद्मिनी की सुंदरता का गुणगान करने लगे, जिससे मोहित होकर, जो कि उस पोइट्री में लिखा है, जिससे कि राघव चेतन के बताने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का फैसला किया। अब ये सब जानकारी हमें मिलती है 1540 में लिखी गई एक कविता के अनुसार, जो कि घटना हुई थी 1303 के अंदर। तो लगभग आप देख सकते हैं कि 240 साल बाद की कोई कविता से हमें ये सब थ्योरीज़ मिलती हैं, तो बहुत कम ऑथेंटिक ये थ्योरी है। और आज के जो हिस्टोरियंस हैं, उनमें से जो भी मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, वो कोई भी इस थ्योरी को सही नहीं मानते। उनके दूसरा कारण ये भी है कि अलाउद्दीन के जो भी हिस्टोरियंस थे, जैसे कि अमीर खुसरो, ज़ियाउद्दीन बरानी, इन्होंने रानी पद्मिनी का जिक्र कहीं भी कोई से भी उनके किताब या लेख में नहीं किया है। अलाउद्दीन लगभग 8 महीनों तक अपना डेरा चित्तौड़ के किले के बाहर डाले रखा, बेड़च और गंभीरी नदी के बीच में, और चित्तौड़ के किले को चारों ओर से घेर लिया। इन 8 महीनों के बीच शुरू में अलाउद्दीन ने कोशिश की कि भाई साहब डायरेक्ट फ्रंटल अटैक करते हैं हम चित्तौड़ के किले पे और हम वहाँ की सेना को हरा देंगे डायरेक्ट अटैक करके। पर चित्तौड़ के किले की एक ख़ास बात थी कि वो हाइट पे है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। चित्तौड़ का किला काफ़ी हाइट पे था। यहाँ से अलाउद्दीन की सेना अगर फ्रंटल अटैक करती थी तो
चित्तौड़ के किले पे जो सैनिक हुआ करते थे उनके पास डायरेक्ट व्यू हुआ करता था कि वो डायरेक्ट इन पे एरो से अटैक, तीर वगैरह भाले वार के अटैक कर सकते थे। और जब यहाँ के जो भी सोल्जर्स हुआ करते थे वो ऊपर अटैक करते थे तो उनके तीर घूम के यहीं तक रह जाते थे, किले तक तो पहुँच भी नहीं पाते थे। तो इस वजह से पहला फ्रंटल अटैक उनका ख़राब रहा। फिर उन्होंने एक और बार ट्राई किया पर दूसरी बार भी उनको सेम कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़े। एक उनके कोई भी चीज़ उनके फेवर में नहीं थी। उसके बाद आता है तीसरा तरीका जो कि अलाउद्दीन ने बोला कि हम चित्तौड़ के किले पे पत्थर मारेंगे और पत्थर से किले को डैमेज करने की कोशिश करेंगे और किले के अंदर घुस जाएंगे। तो वही उसके सेनापतियों ने वापस किया। वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने पत्थर फेंका। अब पत्थर फेंकते तो जाता यहाँ तक और वो घूम के इनके ऊपर ही वापस आके गिर जाता। फिर वो थोड़ा और आगे जाते, फिर पत्थर फेंकते और वो पत्थर घूम के इन्हीं के ऊपर गिर जाता। एट लास्ट अलाउद्दीन बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। एट लास्ट उसने वहाँ की सप्लाईज़ बंद करवा दी। जो भी राशन वगैरह वहाँ पे जाया करता था, गेहूँ अनाज वगैरह, वो बंद करवा दिया। आज के टाइम पे भी अगर आपको एक कमरे में रख दिया जाए और उसके अंदर आपको खाना पानी और ये सब मिल जाए तो आप उसमें बहुत टाइम सर्वाइव कर सकते हैं। पर अगर आपका खाना पानी बंद कर दिया जाए तो आप सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। लेकिन चित्तौड़ का किला इतना बड़ा हुआ करता था कि वहाँ का खाना राशन वगैरह ख़त्म होने में भी 8 महीने लग गए थे। 8 महीने तक अलाउद्दीन ने इंतज़ार किया कि कब उनका राशन वगैरह ख़त्म होगा और कब वो आखिर में लड़ेंगे। लास्ट में जब चित्तौड़ का अनाज ख़त्म होने को आया तो इनके पास युद्ध करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो 1303 की 25 अगस्त को मेवाड़ का पहला शाका हुआ। अब आप कहेंगे शाका क्या? तो जौहर और केसरिया एक साथ होता है, उसे हम शाका कहते हैं। जौहर के बारे में आप सब लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि हाँ, रानियाँ एक बहुत सारे समूह के अंदर जाके अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती थी। वैसे ही केसरिया में क्या होता है कि जो राजा होते हैं उनके नेतृत्व में उनकी सेना केसरिया कपड़े पहनती है और जो दुश्मन की सेना होती है उसको मैक्सिमम डैमेज पहुंचाने की कोशिश करती है कि जितने से ज़्यादा नुकसान उनको दिया जाए। क्या होता है कि अगर आपके मन से मरने का डर ख़त्म हो जाता है तो आपकी पावर × 10 हो जाती है कि आप और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं अगर आपको मरने का डर नहीं रहता था। ये हम बहुत सारे युद्ध में देखेंगे कि दुश्मन की सेना अगर 80,000 की कैपेसिटी के साथ है और यहाँ पे कैपेसिटी 8,000 या 9,000 है तो भी ये 8-9 हज़ार उनके 45-50 हज़ार को काट दिया करते थे क्योंकि इनको मरने का डर नहीं रहता था। तो यहाँ रतन सिंह के नेतृत्व के अंदर केसरिया किया गया जहाँ रतन सिंह के सेनापति गौरा और बादल बने। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया गया जिनके साथ 1600 और वहाँ की राजकुमारियाँ और औरतों ने जौहर कमिट किया रानी पद्मिनी के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बैटल के साथ साथ सीज ऑफ चित्तौड़ जो कि चित्तौड़ का घेराव भी कहते हैं, तो इसका विजेता तो अलाउद्दीन खिलजी था लेकिन इसे बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ी थी इस युद्ध के लिए क्योंकि काफ़ी दिनों तक ये वहाँ पर डेरा डाले रखा था। उसके बाद जब युद्ध भी हुआ तो भी इनके काफ़ी सैनिक मारे गए। अलाउद्दीन की सेना को बहुत अधिक नुकसान पहुँचा गया। उसका गुस्सा और पद्मिनी के जौहर करने के गुस्से के कारण अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के 30,000 मासूम लोगों को कटवा दिया था और चित्तौड़ का किला उसके बाद अपने बेटे खिज्र खान को दे दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। अब खिज्र खान चित्तौड़ में घूमे इधर उधर, मतलब उसका किला था तो इधर उधर घूमेगा तो वहाँ गंभीरी नदी के ऊपर उसने बनवाया एक पुल जहाँ पे उन्होंने डेरा लगाया था। तो शायद इनको प्रॉब्लम आई होगी वहाँ पे रहते टाइम, तो इस वजह से गंभीरी नदी पे खिज्र खान ने एक पुल बनवाया और खिज्र खान ने वहाँ पे एक मकबरा भी बनवाया और मकबरे पे एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन था, उसमें लिखा हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी इज शैडो ऑफ गॉड एंड प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड। हिंदी में कहें तो अलाउद्दीन खिलजी खुदा की परछाई है और दुनिया का रक्षक है।
ये पर्शियन भाषा में, जो कि ईरानी भाषा के अंदर उस अब मकबरे के ऊपर लिखा हुआ था। अब खिजर खान वहाँ पर रह तो रहा था, पर बाहर तो चित्तौड़ के निवासी ही थे जो कि वहाँ के लोकल रहते थे। तो जैसे ही खिजर खान बाहर निकलने घूमता तो उसको छेड़ते लोग, कोई पत्थर मार के चला जाता, कोई से कुछ बोल के छुप जाता, और कितने लोगों को मरवाता वो भी। लास्ट में परेशान होकर उसने बोला, उसने पापा को कॉल किया खुद के कि पापा मैं तो नहीं रहूँगा चित्तौड़ के अंदर, मैं तो हो गया दुखी, मुझे तो आना है दिल्ली वापस, आप जानो आपका चित्तौड़ जाने, आके और संभाल लो। तो उसके बाद अलाउद्दीन ने यह किला मालदेव सोनग्रा को दे दिया। अब आप लोग सोचेंगे मालदेव सोनग्रा को क्यों, तो अलाउद्दीन का एक अटैक था जालोर पे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जालोर पे उसने अटैक किया था कान्नड़देव सोनग्रा पे, और उस अटैक के वक्त मालदेव सोनग्रा ने अलाउद्दीन खिलजी की मदद की थी, जिसके कारण इसने यहाँ चित्तौड़ का किला मालदेव सोनग्रा को दे दिया। डिटेल में उस युद्ध के बारे में हम आगे जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि मालदेव सोनग्रा ने अलाउद्दीन की हेल्प की थी, इसलिए उसने चित्तौड़ का किला मालदेव सोनग्रा को दे दिया, जो कि मालदेव सोनग्रा को हम मूछाला मालदेव भी कहते हैं। अब ये सब तो अपन कहानी की बातें और फैक्ट्स हो गए। अब जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन सोर्सेज हैं, जानकारी के स्रोत हैं, जिसमें सबसे पहले अमीर खुसरो की लिखी गई किताब खजाइनुल फतूह है, जिसे तारीख़ अलाई भी कहा जाता है, वो आती है। यह किताब अलाउद्दीन के द्वारा किए गए राजस्थान पे जितने भी अटैक्स थे उनकी जानकारी देती है। दूसरी किताब आती है हेमरतन सूरी की, जो कि नाम है घोरा बादल री चौपाई। उसके बाद आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने लिखी थी पद्मावत, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई थी 1540 ईस्वी में। इसकी बात अपन ने कर ली है। मुनोत नैन्सी और कर्नल जेम्स टॉड, जो कि पद्मावत की थ्योरी है उसको सच मानते हैं, लेकिन सूर्यमल मिशन जो हैं वे इस थ्योरी को नहीं मानते। अब पिछले साल पटवारी में एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से लेखक मेवाड़ के नहीं हैं, और उसमें एक ऑप्शन था सूर्यमल मिशन का। उसके अंदर क्या था कि सूर्यमल मिशन मेवाड़ के बारे में लिखा बहुत है इन्होंने, लेकिन ये हैं बूंदी के, तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गलत करके आए थे कि सूर्यमल मिशन ने तो मेवाड़ के बारे में लिखा है, तो ये तो ऑब्वियसली मेवाड़ के होंगे, पर ऐसा नहीं था। उसके बाद आते हैं हमीर, जिनका रूलिंग पीरियड 1326 से 1364 तक था। इन्होंने बनवीर सोनग्रा को हराया और चित्तौड़ में दोबारा कब्ज़ा कर लिया था। हमीर सिसोदा गांव के थे, इसीलिए इन्होंने गोयल वंश की सिसोदिया शाखा का प्रारंभ किया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रावल जो उपाधि थी वो रतन सिंह ने लगाई थी, और रतन सिंह आखिरी राजा थे जिन्होंने रावल की उपाधि लगाई थी। उसके बाद हम जो भी राजा पढ़ेंगे गोहिल वंश के, उन्होंने राणा की उपाधि लगाई थी। तो एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत बार एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि कौन से अंतिम रावल राजा थे, तो उसका आंसर रहेगा रतन सिंह, जो कि नोट्स में भी लिखा है कि रतन सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मेवाड़ हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ रावल। और हमीर ने, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, कि राणा की उपाधि ली थी। हमीर को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मेवाड़ में गोहिल वंश का राज वापस से शुरू किया था। तो कुंभलगढ़ की एक प्रशस्ति के अनुसार हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। और एक बुक है जो कि टीका है कुंभा के द्वारा लिखी गई रसिक प्रिया, उसमें हमीर को वीर राजा कहा गया है। इन्होंने बरवरी माता, जो कि इनकी इष्ट देवी है, टिटलरी डाइटी जो कि हम कहते हैं, वो उनका मंदिर बनवाया था चित्तौड़ में। और गोहिल वंश की जो कुल देवी हैं, क्लैन डाइटी है, वो है बाण माता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, turn on the bell icon to see the further videos notification. That's it for this video. Thank you. Have a nice day.